मुझे नहीं पता आप किस टीचर से पढ़ते हो, जिनसे भी पढ़ते हो आप उन्हीं से पढ़ें, लेकिन एक बात याद रखें कि मैं जो भी आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 100% जेन्युइन क्वेश्चन है और 100% ये पूछे जाएंगे। आप जिनसे भी पढ़ते हैं आप उनसे पढ़ते रहें। मैं किसी तरीके का आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने इस चैनल पर आकर पढ़ें या जो भी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप इस वीडियो को अभी सेव कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस वाली PDF को आप डाउनलोड कर लें। जब आपका एग्ज़ाम होगा दिन आप क्वेश्चन मैच करिएगा और जब क्वेश्चन फंस जाए तब 3rd सेमेस्टर में ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहले नंबर पे आपसे पेपर फर्स्ट जो होता है वर्तमान भारतीय समाज, उसमें 100% जो लघु उत्तरीय के प्रश्न आएंगे वो इसी क्लास से आने वाले हैं, इसी क्वेश्चन सेट से आने वाले हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कैसे भी करके तैयार करने हैं भाई। चलिएगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका आंसर ला दूंगा, लेकिन वो तब जब इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वरना काफ़ी मेहनत लगेगी, आपको भी पता है। चलो भाई, पहला नंबर चैप्टर आपका जिसका नाम है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ और महत्व, ठीक है। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा कि शिक्षा का अर्थ और महत्व बताइए। 100% जेन्युइन क्वेश्चन जो आएगा। आपसे दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से बन सकता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, कथन का विश्लेषण करते हुए उसके विभिन्न अंगों की व्याख्या कीजिए। ये 100% क्वेश्चन आने का चांस है, आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कभी, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा की एक, अब देखना ये मत सोचना कि सारे ले लिए हैं, पहले चैप्टर में मेरे भाई 15 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। 15 लघु उत्तरीय प्रश्न में से अगर 4 क्वेश्चन कोई आपको बता रहा है तो वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे 100% जेन्युइन क्वेश्चन है, ये बात कंफर्म रखिएगा। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा की एक परिभाषा दीजिए, ठीक है। अब सुनिएगा, ये शिक्षा की परिभाषा आप या तो गांधी जी के हिसाब से याद करिएगा या तो विवेकानंद के हिसाब से। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन बना सकता है कि गांधी जी द्वारा शिक्षा की परिभाषा क्या है या स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिक्षा की परिभाषा क्या है, ठीक है। अब देखो, विवेकानंद की परिभाषा मैंने आपको सारी परिभाषाएं ऑलरेडी याद करवा चुका हूं मैं पीछे, कि गांधी जी बोलते हैं कि किसी बालक या मनुष्य के शरीर का आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास, और विवेकानंद बोलते हैं कि अंतर्निहित जो हमारी शक्तियां होती हैं उनको प्रकाश में लाना, वही शिक्षा है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चौथा क्वेश्चन, इसका आखिरी क्वेश्चन पहले चैप्टर का, वो ये बन सकता है कि शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ बताइए। तो ये दोनों अर्थ आपको पता होने चाहिए। 2 डेफिनेशन महात्मा गांधी और विवेकानंद के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको त्रिमुखी प्रक्रिया किसके अकॉर्डिंग, जॉन डीवी के अकॉर्डिंग है, ये वाला प्रोसेस आपको पूरा पता होना चाहिए। और शिक्षा का अर्थ और महत्व आपको लिखना आना चाहिए। ये तो आप बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको बिल्कुल कंफर्म है जो पहले चैप्टर से आपसे पूछी जा सकती हैं। 100% इन्हीं से प्रश्न आएगा, मैं इतना श्योर हूँ कि आपको मैं क्या बताऊँ, मैं कंफर्म्ड हूँ एकदम, ठीक है। दूसरा चैप्टर है शिक्षा के उद्देश्य। केवल और केवल इससे मेरे भाई जो क्वेश्चन बन सकते हैं 3, वो कौन से बन सकते हैं। पहला तो आपका ये बन सकता है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रकाश है, उन पर प्रकाश डालिए। तो कारकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारी एजुकेशन को प्रभावित करते हैं, उन पे इफेक्ट डालते हैं। 100% फंसने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फंस सकता है कि शिक्षा के किस उद्देश्य में व्यक्ति के उच्चतम विकास और आत्मज्ञान पर बल दिया गया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांस हैं, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय जीवन है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य जो हैं वो क्या हैं। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य जो हैं वो क्या हैं, ये अंतिम प्रश्न है जो दूसरे चैप्टर से फंस सकता है। 3 प्रश्न मात्र, ठीक है। 10-12 दे रखे हैं, उसमें से 3 आपको इसे पढ़ लेने हैं। अगला देखिएगा भैया, तीसरा चैप्टर है शिक्षा के प्रकार। इसमें आपसे क्वेश्चन जो बनेगा वो औपचारिक से बने ना बने, पर अनौपचारिक से जरूर बनने वाला है। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए, ये कंफर्म छपने वाला क्वेश्चन है भैया। इसके बाद औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल में है, ये भी आ सकता है, लेकिन ये कंफर्म छपने वाला है। निरौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा में आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर आपको पता होना चाहिए और इनके बारे में आपको बस पता होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन मेरे भाई आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें 12-13 प्रश्न दे रखे हैं, बस 3 आपको ये पढ़ने हैं। अगला देखो, चौथा नंबर मेरे भाई आपको जो प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि है चैप्टर का नाम, इसमें आपको किन किन चैप्टर में किन किन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना। इसमें नंबर 1 पे आपको ये वाला चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन जरूर भैया पता होना चाहिए कि वैदिक काल में शिक्षा की विशेषताएं और उद्देश्य पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक अच्छा खासा लॉन्ग का क्वेश्चन इससे बनता है, अच्छा बढ़िया लिख सकते हो इसमें तुम, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए, क्या क्या इसमें विशेषताएं थी ये बतानी है। उसके बाद इसके बाद ये वाला भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो भैया स्टार आप जितने भी बना लो कम है। आपसे पूछा जाएगा कि हंटर कमीशन की विशेषताएं क्या है, और हंटर कमीशन मेरे भाई आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। इससे लघु उत्तरी में, अति लघु उत्तरी में और एमसीक्यू में तीनों में क्वेश्चन इससे बनेंगे, देखिएगा तीनों में इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसमें और इंपॉर्टेंट ऑप्शनल में आपको क्या याद कर लेना है, जितने भी आपने संस्कार देखे हैं मेरे भाई, चाहे वो चूड़ाकर्म हो, ठीक है ना, चाहे वो उपनयन हो, चाहे वो उपसंपदा हो, चाहे मेरे भाई आपकी बिस्मिल्लाह रस्म हो, चाहे आपकी जो है क्या बोलते हैं कौन सा मेरे भाई था, बस इतने थे ना, और भी जो एक दो जितने भी आपके संस्कार हैं कुल मिलाकर के, उन संस्कार को एक बार देख लीजिएगा। सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है पीछे, ठीक है ना। अब सुनो, चैप्टर नंबर 5 से क्या आएगा, शिक्षा में आदर्शवाद चैप्टर का नाम है। इसमें आपको 2 प्रश्न सिर्फ पढ़ने हैं। एक तो आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं ये वाला, और दूसरा मेरे भाई कि आदर्श के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। आदर्शवाद में जो प्रमुख प्रवर्तक हैं, जिन जिन ने आदर्शवाद को सपोर्ट किया है मेरे भाई, जिन जिन ने आदर्शवाद को सपोर्ट किया है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनमें से आपको 2-3 के यहाँ पे नाम और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना होता है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, पढ़ोगे एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और ये वाला प्रश्न, ये 2 प्रश्न मेरे भाई बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। ये 2 प्रश्न में ही कोई एक प्रश्न आना है, ठीक है। मैं इतना चिल्ला रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि भाई वही जेन्युइन चीज़ें पढ़ो जो फंसनी है। अगला देखो, प्रकृतिवाद में जब आपसे पूछा जाएगा, शिक्षा में प्रकृतिवाद 6 नंबर चैप्टर है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकृतिवाद क्या है, इसकी प्रमुख शिक्षण विधियाँ, ये याद रखना, इसकी प्रमुख शिक्षण विधियों को स्पष्ट कीजिए। प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियाँ ध्यान से पढ़ लेना भैया, पूछी जाएंगी। मैं कह रहा हूँ 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। इनको साथ में मेरे नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, वरना PDF डाउनलोड कर लो भैया। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, 100% आने चाहिए। लघुत्तरी आपके वरना भैया गलत हो जाएंगे। ये लघुत्तरी एकदम जेन्युइन आंसर दिलाएंगे मेरे भाई, एकदम सही क्वेश्चन, यही सेम टू सेम आने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की एक परिभाषा स्पष्ट कीजिए। याद रखिएगा, यहाँ प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार बतानी है एक परिभाषा, ना कि आप यहाँ पे वही उठा कर रख दो जो पहले हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी थी, उनके अकॉर्डिंग क्या है याद रखिएगा। अगले नंबर पे है भैया शिक्षा में प्रयोजनवाद। तो प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और साथ ही साथ मेरे भाई कौन सा, आप बोलोगे प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, और मेरे भाई ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एक आदर्शवाद। ये 3 हैं। अब इन तीनों में एक बात और याद रखिएगा, तीनों की तुलना आपसे पूछेगा, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है। ये भिन्नता अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आप तीनों अलग अलग भी लिख लोगे। जैसे आपको ये पता है कि प्रयोजनवाद में ये होता है, प्रकृतिवाद में ये होता है और आदर्शवाद में ये होता है, तो आप जब आदर्शवाद समझोगे, आपको आदर्शवाद पूछा गया तो समझ जाओ इन दोनों को छोड़ दो, जो बीच वाली लाइन है अंतर में जो आपने पढ़ी वो पूरी लिख दो, तो आदर्शवाद पूरा हो गया। तो 3 क्वेश्चन आप इनके तुलना करने वाले क्वेश्चन से ही याद कर सकते हो। अब प्रयोजनवाद में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये नहीं पूछेगा प्रयोजनवाद क्या है, वो पूछेगा प्रयोजनवाद के गुण और दोषों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछेगा मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन कि प्रयोजनवाद के शैक्षिक उद्देश्य जो हैं वो बताइए। शैक्षिक उद्देश्य क्या है प्रयोजनवाद की, क्या वो उसके भैया टारगेट क्या है, ठीक है ना। आपसे इनमें पूछेगा प्रकृतिवाद वर्सेस प्रयोजनवाद वर्सेस आदर्शवाद, इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि ये तीनों क्या होते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% मेरे भाई यहाँ लिख लो, 100% प्रश्न छपेगा, 100% प्रश्न से बनने वाला है। याद रखिएगा, अगर आपसे चैप्टर 8 की हम लोग बात करें तो चैप्टर 8 में भारतीय विचारक है चैप्टर का नाम। इनसे मेरे भाई मन चाहे क्वेश्चन बनाएगा, वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाने वाला है इस वाले चैप्टर से। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में जो संबंध है वो टैगोर जी के अनुसार विचार उनके प्रस्तुत करिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन दोनों के बीच में क्या संबंध बनाया। अब देखो, इनमें से जो क्वेश्चन आप बना करके अच्छे लिख पा रहे हो, जो बनाकर अच्छे लिख पा रहे हो, तो समझ जाओ आपके वो क्वेश्चन भाई फंसने हैं। उन पे ज़्यादा अपना रखो फोकस कि वो बढ़िया फंस सकते हैं, उन पे और मेहनत करो। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं इन पे जेन्युइन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट चीज़ें हमें इसमें पता होनी चाहिए, उनको पढ़ो पहले, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको 1-2 डेटे देख लो गूगल से, आपको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें देख लेनी, अंडरलाइन वगैरह करके। बाकी जो आप बना के लिख सकते हो ना भाई, आपकी प्रकृति क्या होनी चाहिए अब कि हम चीज़ों को खुद से अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना कि किताबी लैंग्वेज रट के बता रहे हैं। आपके अंदर एक्सप्लेनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। चलो
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शिक्षा संबंधित महात्मा गांधी जी के जो सर्वोच्च उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई अगला हो जाएगा कि गिज्जू भाई बधेका जो हैं इनकी उपलब्धियां बतानी है संक्षेप में, और इनके अनुसार जो बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम है वो कार्यरत की अवधारणा क्या थी, ये भी आपको बतानी है। गिज्जू भाई बधेका पूरा पढ़ना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन बनेगा, आपसे एमसीक्यू में भी पूछेगा, अति लघुत्तरी में भी पूछेगा और लघुत्तरी में भी पूछेगा इनके नाम से क्वेश्चन भैया। तो गिज्जू भाई बधेका आपको याद रखना है, इनकी बुक हैं जो भी वो सारी याद रखनी है, ठीक है, याद रखिएगा भैया, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन चौथा, इससे क्या बनेगा, इस वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ज़्यादा दिए हैं। उनमें से 6 बेस्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो ये हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार पूछेगा जन शिक्षा क्या है, जन शिक्षा जो है वो क्या है। पूछेगा बुनियादी शिक्षा जो है उस पर एक टिप्पणी लिखो, इसका प्रारंभ किसने किया है, बुनियादी शिक्षा किसने स्टार्ट की। आपसे पूछेगा भैया शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, किसने की, क्या उद्देश्य थे, क्या कारण है, क्या दोष हैं, क्या विशेषताएं हैं, सबको जब आप शांति निकेतन पढ़ोगे तो आप ये सारी चीज़ें लिख लोगे खुद से भी। अगर आपने शांति निकेतन अच्छे से पढ़ा आप उसमें देख लोगे कि इसमें ये भैया दोष रहा, ये इसमें विशेषता थी, ये इसके कारण थे, ये इस समय बना है, इनने आरंभ किया, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप उसके बारे में ही सिर्फ पढ़ लो भैया। अगले नंबर पे चैप्टर 9 है जो कि है पाश्चात्य विचारक। कौन सा है, पाश्चात्य विचारक। आप याद रखना यहाँ ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है वो क्या है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य याद रखिएगा। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा क्या है, ये पूछेगा, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये पूछने वाले क्वेश्चन है, साफ साफ बता रहा हूँ आपको, ये छप जाएंगे भाई, ये क्वेश्चन 100% छपने वाले हैं। आपसे पूछेगा मॉन्टेसरी की विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, किसकी, मॉन्टेसरी की। तो मारिया मॉन्टेसरी मेरे भाई पूरा आपको पढ़ के जाना है। 100% क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भैया, 100 से 200 लिख दो, 200% क्वेश्चन मेरे भाई छपने वाला है मारिया मॉन्टेसरी से। मारिया मॉन्टेसरी से 100% क्वेश्चन छपेगा। मैं इतना ज़्यादा इसीलिए चिल्ला रहा हूँ कि आपको इनको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, किसी भी हालत में आप इसे नहीं छोड़ सकते, नहीं स्किप कर सकते। अगला देखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी का क्या योगदान है। ऐसे नहीं याद आएगा, त्रिमुखी प्रक्रिया बोला, ये बोला, वो बोला, जो भी पहले पढ़ा है आप बना करके अपनी अच्छी लैंग्वेज में अगर लिख देते हैं आपको नंबर मिलेंगे मेरे भाई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आगे देखिएगा जरा, पूछा जाए शिक्षा और समाज, इसमें याद रखिएगा समाज और शिक्षा के बीच में आपसे संबंध वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि समाज से आपका क्या तात्पर्य है, और लगा हुआ है। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अलग तरीके से बना करके आपसे वो पूछेगा भैया। अगला नंबर 11 है शिक्षा के प्रभावी कारक। याद रखिएगा पहला प्रश्न इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि बालक के शैक्षिक विकास में जो परिवार होता है और जो जनसंचार होता है उनकी भूमिकाओं का वर्णन करो, कि बालक के जो शैक्षिक विकास है उसमें परिवार का क्या योगदान है और जनसंचार का क्या योगदान है। बढ़िया बना के लिख सकते हो, कम्युनिकेशन एंड फैमिली वाला। आगे अगर हमसे बात किया जाए दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछेगा विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये जो कथन है इसकी विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बिना पढ़े नहीं लिख पाओगे, इसको एक बार जरूर पढ़ना कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, इस शब्द का कथन का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, अगर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 की बात करें, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के कारक, ये चैप्टर का नाम है पूरा। याद रखिएगा इसमें आपको याद रखना है कि ये वाला क्वेश्चन जो है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय की भूमिका जो है उस पर अपने विचार स्पष्ट करो। तो इसमें अपने विचार ही आपको बताने हैं, बना के ही लिखना है, पर एक बार इसे रीड करोगे तभी लिख पाओगे। तो इसको एक बार रीड करना है बहुत कायदे से, इसे अपने अकॉर्डिंग लिखना है बेहतरीन तरीके से, जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हमसे चैप्टर नंबर 13 की बात की जाए, पूछा जाए विद्यालय और समुदाय जो है, इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका पूछेगा कि जो समुदाय है वो विद्यालय के विकास में किस तरीके से हेल्प करता है, उसकी भूमिका जो है वो क्या होती है, पूछेगा भैया, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई 14 पे, किस पे बात करते हैं, 14 नंबर पे पूछेगा उभरते समाज के मुद्दे। चैप्टर का नाम है उभरते समाज के मुद्दे। भैया बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ पे आपसे पूछेगा इसमें पहला चैप्टर में क्वेश्चन कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप भैया क्या समझते हैं, ये आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा जो लैंगिक असमानता है उसको समझते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, साथ ही साथ इस पर प्रकाश डालना है, इस पर प्रकाश डालना है कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है, क्या इसके कारण है,
किस कारण से ये है मेरे भाई, ठीक है ना, समाज में इसका क्या प्रभाव है, क्या इसके कारक, सारी चीज़ें इस पर हमें देखनी है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन चैप्टर आपसे इसमें पूछेगा कि जनसंख्या शिक्षा, मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न है लघु उत्तरी का कि जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं। अगला चैप्टर में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ये सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है, इसमें आप आधे से ज़्यादा चीज़ें बना के लिख पाओगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि क्या है, यानी जो हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं वो क्या है, किस वजह से ताप वृद्धि हो रही है। आप बोलोगे भैया एसी का आप एग्जाम्पल दोगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ओजोन का क्षरण हो गया, सूर्य की प्रकाश किरणें हो गई, ठीक है, उसके बाद पेड़ पौधों का कटाई हो गई, वृक्षारोपण हो गई, सारी चीज़ें आपको जो भी आप अपने हिसाब से भैया समझो, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला नंबर मेरे भाई देखेंगे तो पूछा जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है। बना के लिखने वाला क्वेश्चन है, बना के ही लिखना होता है कि पर्यावरण संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। पेड़ लगाना, बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को जो है कृषि से संबंधित चीज़ें भी बताना, ठीक है, उसमें पेड़ पौधे हो जाएंगे, माली वगैरह जैसे होते हैं तो पेड़ पौधे किस तरीके लगाते हैं, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कब लगाना, सारी चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। एसी का कम प्रयोग करना है, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है, वायु प्रदूषण से रिलेटेड चीज़ें भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, स्मोकिंग वगैरह हो गई, धुआं वगैरह हो गए, सारी चीज़ें आप जितना इसमें बढ़िया तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाओ ना उतना बढ़िया है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे इसमें ये देखो, 7वां क्वेश्चन इसमें भाई सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे 14वें नंबर चैप्टर पे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी। यहाँ पूछेगा जातिवाद एक जटिल सामाजिक समस्या है, ये बात हमें स्पष्ट करनी है, प्रूव करना है, ये बात को स्पष्टीकरण करना, क्लेरिफिकेशन करना है कि जो जातिवाद है वो एक बहुत ही जटिल सामाजिक समस्या है, ये बात हमें एकदम यहाँ पे बतानी है मेरे भाई। चैप्टर नंबर 15 की जरा सुनना ध्यान से, पूछेगा मानवीय मूल्यों की शिक्षा, क्या है चैप्टर का नाम, मानवीय मूल्यों की शिक्षा। अब यहाँ देखो प्रश्न नंबर 1 पूछेगा किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख करो। कोई भी 4 मानवीय मूल्य आपको यहाँ पे बता देने हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आपके में शायद मूल्य दे रखे हैं 83 मूल्य आपको दे रखे हैं आपकी बुक में एक जगह पे, वहाँ पे याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पे 4 मानवीय मूल्यों के बारे में बताना है लेकिन, ठीक है। अगले नंबर पे जरा ध्यान से सुनना, चैप्टर नंबर 16, वहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है, इनमें एक 2 क्वेश्चन हैं बस। यहाँ पे है मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय, इनकी भूमिकाएं बतानी है कि मूल्य जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें परिवार का क्या रोल है, समाज का क्या रोल है और विद्यालय का क्या रोल है, ये हमें बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट मेरे भाई हो जाएगा, प्रश्न 1, ये तो चैप्टर था ना ये तो, लेकिन देखो चैप्टर में ही मैं आपको बता देता हूँ, इसका क्वेश्चन ही हटा दो क्योंकि क्वेश्चन भी वही होगा। आपको ये तीनों भैया पढ़ने हैं, परिवार का रोल भी पता होना चाहिए, विद्यालय का भी पता होना चाहिए, समाज का भी पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको दिया जरूर एक है कि सिर्फ विद्यालय की भूमिका बताओ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आप क्वेश्चन जो है स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपसे स्कूल से रिलेटेड ही बातें करेगा कि शिक्षक से आप क्या समझते हैं, शिक्षक किस तरीके से आपको गाइड करता है मूल्यों के विकास के लिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए समाज हमें किस तरीके से इस चीज़ में आकर्षित करता है, परिवार हमें किस तरीके से इन मूल्यों में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमें इन तीनों के बारे में भैया पता होना चाहिए, ठीक है। मेरा मानना तो तीनों के लिए पढ़ लेना, अगर विद्यालय पूछा जा सकता है तो समाज भी पूछा जा सकता है और परिवार भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप समाज पढ़ते हैं, समाज में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हमें विद्यालय भी वही बताता है, समाज भी वही देता है, और समाज में वो चीज़ें भी मिल जाएंगी जो हमें परिवार सिखाता है। तो हम तो ये कहेंगे भैया समाज वाला पूरा पढ़ लो, और फिर इसी से कुछ पॉइंट निकालोगे तो विद्यालय का बन जाएगा, कुछ निकालोगे तो परिवार का बन जाएगा। आप एक बार करके जरूर देखना, बहुत यूजफुल हो जाएगा भैया। चैप्टर नंबर 17 पूछेगा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है, इसका चैप्टर का नाम ही सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में जो अध्यापक होता है उसकी क्या भूमिका है। ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर लिखने हैं, क्योंकि इसमें आप अपने भाव उत्पन्न करेंगे, अपने भाव प्रकट करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे कि मैं इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगला भैया क्वेश्चन याद रखना कि राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो पूछेगा राष्ट्रीय सद्भावना जो है उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है और शिक्षण की क्या भूमिका है, दोनों बातें भैया याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला आ जाओ भैया चैप्टर नंबर 18 और आखिरी चैप्टर है हमारे इस ये बुक का, ये है लोकतांत्रिक वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण का विकास, चैप्टर का नाम है। साथ ही साथ याद रखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इससे आप क्या समझते हैं, और दूसरा भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से आपका क्या आशय है या क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप हमसे ओवरऑल पूछेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि टोटल आपकी बुक में लगभग मेरे भाई 231 जो है लघुत्तरी क्वेश्चन हो जाएंगे 18वें चैप्टर तक। अब इन 231 में कौन से बेस्ट 41 या 42 क्वेश्चन आप लोगों को एक बार देख लेने हैं, इन्हें याद नहीं करना है, इनको सिर्फ क्या करना है, रीड कर लेना है 2 बार। रीड कर लो 2 से 3 बार, बस भैया क्या कर लेना है, रीड कर लेना है 2 से 3 बार। अब इसमें देखो 41 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद से लिख पाओगे बना करके, ठीक है बच्चे। 20 क्वेश्चन में कुछ ऐसा डाटा होता है जो आपको याद ही करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम है, कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम बोला गया, किसी की स्पेसिफिक परिभाषा है, किसी का कुछ कथन है, तो कथन, परिभाषा, नाम, डेट, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। कथन, परिभाषा, नाम और डेट भैया। तो भैया ये 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इनके बाद आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे मेरे हिसाब से। अगर आप 2 दिन देते हो अपने, तो 2 दिन में आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को याद कर सकते हो, समझ सकते हो। तो इसी साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत मेहनत की है, सारे क्वेश्चंस छांट करके, देख करके, एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर का तब लिखे गए हैं। सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चन छांट के लिखे गए हैं। तो याद रखिएगा, ये तभी अच्छा संभव मुझे लगता है, मुझे भाई अच्छा तभी लगेगा जब आप इस वीडियो पे कम से कम, मेरे भाई कुछ नहीं, कम से कम मैं आपसे बस इतना बहुत छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें मेरे व्यूज़ तो आप कितने भी शेयर करोगे तो आएंगे ही, लेकिन कम से कम मेरे भाई जो है 1000 लाइक्स तो करवा ही देना। 1000 लाइक्स तो मेरे भाई करवा ही देना, कम से कम इतनी मेहनत की है। अगर इसमें 1000 लाइक पूरे होते हैं तो मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भैया करवा दूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस का आंसर करवा दूंगा। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले किसी सेशन के साथ में। अगर इस पर लाइक हुए तो इसी का हम लोग आंसर शीट का सेशन करेंगे, अदरवाइज़ मेरे भाई हम क्या करेंगे, कुछ अगला आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, आप लोग वो पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।